नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के महत्वपूर्ण टॉपिक स्वीकृति के विषय में जानकारी देने वाले हैं, जो धारा 17 से लेकर 23 एवं 31 तक स्वीकृति के प्रभाव के विषय में जानकारी दी गई है। और स्वीकृति से संबंधित क्वेश्चन आपको LLB, LLM, PCSJ, हायर जुडिशियल सर्विस सहित नेट, JRF सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। धारा 17 स्वीकृति की परिभाषा और अर्थ। स्वीकृति वह मौखिक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादित या सुसंगत तथ्य के विषय में कोई अनुमान इंगित करता है और जो धारा 18, 19, 20 में उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अधीन स्वीकृति की परिभाषा के अनुसार स्वीकृति मौखिक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है। वर्ष 2000 के संशोधन द्वारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक शब्द को जोड़ा गया है। धारा 17 मुख्य रूप से 3 बातों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। पहली, धारा 17 स्वीकृति की परिभाषा देती है। दूसरी, धारा 17 कहती है कि स्वीकृति तभी सुसंगत होगी जब अधिनियम की धारा 18, 19, 20 में बताए गए व्यक्तियों द्वारा की गई हो। तीसरी, स्वीकृति केवल उन्हीं परिस्थितियों में सुसंगत होती है जो अधिनियम में बताई गई हैं और ऐसी परिस्थितियां 18 से लेकर 30 तक में वर्णित हैं। स्वीकृति का मौलिक सिद्धांत यह है कि यदि स्वीकृति अपने हित के विरुद्ध की जाती है तो ग्राह्य है, क्योंकि यह मानव स्वभाव है कि अपने हित के विरुद्ध कोई बात तभी स्वीकार करता है जब वे सच होती है। स्वीकृति के आवश्यक तत्व। स्वीकृति मौखिक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट कथन हो। कथन ऐसा हो जो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के विषय में स्पष्ट अनुमान इंगित करता हो। कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 18, 19 और 20 में वर्णित व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। आचरण भी स्वीकृति को गठित कर सकता है। कुछ मामलों में मौन भी स्वीकृति को गठित कर सकती है। कौन सा कथन स्वीकृति है? जो सुसंगत तथ्य या विवादित तथ्य का अनुमान इंगित करता है उस कथन को स्वीकार प्रतिरक्षा कर रहे व्यक्ति का कथन, ऐसे व्यक्तियों का कथन जिनसे पक्षकारों ने हित प्राप्त किया हो। धारा 19 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का कथन स्वीकृति हो सकेगा जिनकी स्थिति या दायित्व पक्षकारों के विरुद्ध सिद्ध की जाती है, तथा धारा 20 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का कथन स्वीकृति होगा जिसे वाद के पक्षकार ने विवादित विषय के संदर्भ में सूचना देने हेतु अभिव्यक्त रूप से संदर्भित किया हो। धारा 20 इस सामान्य नियम का अपवाद है कि तीसरे व्यक्ति का कथन सुसंगत नहीं होता है। उदाहरण के लिए प्रश्न है कि क्या का द्वारा खा को बेचा गया घोड़ा स्वस्थ था? बेचते समय का ने खा से कहा कि गा को घोड़े की संपूर्ण जानकारी है तथा खा घोड़े के बाबत गा से प्रश्न पूछ ले। घोड़े के बाबत का कथन स्वीकृति हो सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के अनुसार उन व्यक्तियों के कथन स्वीकृति होते हैं जो किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी देने के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाते हैं। अतः घोड़े के बाबत गा का कथन स्वीकृति है। स्वीकृति अपने हित के विरुद्ध होती है। धारा 21 के अनुसार स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उनके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत है और साबित की जा सकेगी, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से या उनके हित प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं के सिवाय साबित नहीं किया जाएगा। कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वे इस प्रकृति की है कि यदि करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 के अधीन सुसंगत होती। कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वह मन की या शरीर की सुसंगत या विवादित किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या लगभग उस समय किया गया था जब मन या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी असत्यता की संभावना नहीं है। कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं है किंतु अन्यथा सुसंगत है। सामान्य नियम है कि पक्षकार तथा उनके प्रतिनिधियों के द्वारा की गई स्वीकृति सुसंगत है। सुसंगत इसीलिए है क्योंकि उपधारणा है कि स्वयं के विरुद्ध यदि कोई बात कही जा रही है तो वे सत्य ही होगी। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां। धारा 22 के अनुसार किसी दस्तावेज के संबंध में स्वीकृति लिखित होनी चाहिए। मौखिक स्वीकृतियां दस्तावेज के संबंध में सुसंगत नहीं होंगी। मौखिक स्वीकृति तभी सुसंगत होगी जब साबित करने वाला पक्षकार यह साबित कर दे कि वह दस्तावेज के बारे में द्वितीयक साक्ष्य देने का हकदार है तथा दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत है। अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत प्राथमिक व द्वितीयक साक्ष्य के विषय में बताया गया है।
सिविल मामलों में स्वीकृति कब सुसंगत होती है? धारा 23। सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह इस शर्त के साथ की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई हो जिसमें यह न्यायालय अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उनका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। धारा 23 केवल दीवानी के मामलों में लागू होती है। धारा 23 यह निर्धारित करती है कि दीवानी के मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि कोई व्यक्ति अपने दायित्व संबंधी स्वीकृति इस शर्त पर करता है कि ऐसी स्वीकृति का प्रयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाएगा अथवा स्वीकृति ऐसी परिस्थितियों में की गई थी कि न्यायालय अनुमान कर सकता है कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उनका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। इस धारा की कोई भी बात किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए धारा 126 के अधीन उसे विवश किया जा सकता है। स्वीकृति के प्रकार। प्रारूपिक या न्यायिक स्वीकृति। जो स्वीकृति न्यायालय में की गई कार्यवाही के साथ की जाती है उसे प्रारूपिक स्वीकृति या न्यायिक स्वीकृति कहते हैं। जो स्वीकृतियां स्पष्ट रूप से कार्रवाई के आरंभ में की जाती हैं उन्हें प्रारूपिक या प्रत्यक्ष स्वीकृतियां कहते हैं, ताकि उन्हें ऐसी स्वीकृतियों से भिन्न रखा जा सके जो अनौपचारिक तथा आकस्मिक रूप से हो जाती हैं और जिन्हें गवाहों की सहायता से साबित करना पड़ता है। प्रारूपिक अथवा न्यायिक स्वीकृति का प्रभाव उच्चतम न्यायालय के द्वारा नगीन दास रामदास बनाम दलपत राम इच्छाराम 1974 के वाद में अब निर्धारित किया गया कि जो कथन कोई व्यक्ति अपने अभिवचनों में करता है या अन्य तरीके से न्यायालय में अपना कथन देता है वे स्वीकृति का प्रभाव रखते हैं और इसीलिए सुसंगत होंगे। भगत सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्वीकृतियां स्वयं ही ठोस साक्ष्य हैं। विधि की दृष्टि में किसी कथन को स्वीकृत बनने के लिए भ्रम रहित और स्पष्ट होना आवश्यक है। औपचारिक तथा अनौपचारिक स्वीकृति। औपचारिक स्वीकृति वह है जो न्यायिक कार्रवाई के दौरान अभिवचनों में की जाती है या परिप्रश्नों के उत्तर में होती है या अधिवक्ता द्वारा की जाती है, जबकि अनौपचारिक स्वीकृति आपसी बातचीत में होती है। आचरण द्वारा स्वीकृति। सक्रिय या निष्क्रिय आचरण द्वारा भी स्वीकृति गठित हो सकती है। जहां किसी व्यक्ति से किसी बात के खंडन किए जाने की अपेक्षा की जाती है किंतु वह उस बात का खंडन नहीं करता है, वहां उसका मौन आचरण ही स्वीकृति का गठन करता है। स्वीकृति केवल तथ्यों की हो सकती है, विधि की नहीं। आंग्ला विधि में विधि की स्वीकृति भी मानी गई है। स्वीकृति का प्रभाव। धारा 31। स्वीकृतियां स्वीकृत विषय का निश्चायक सबूत नहीं है किंतु तस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में परावर्तित हो सकेंगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।